ओके। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक कुछ खास है, खास इसलिए है कि ये बीपीएससी से रिलेटेड है और 1990 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे गए हैं और जिस सेगमेंट में पूछे गए हैं उस सेगमेंट के अनुसार जो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आ, आशा करते हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। अगर आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको देख लीजिएगा। आशा करते हैं इसमें 150 क्वेश्चन होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो 1990, जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये 1990 में पूछा गया था, तो उससे 2019 तक हम इसको डिस्कस करेंगे और साथ में इसको देखेंगे कि इसका कोरिलेशन क्या है, आगे इसका कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये नंबर पे आप नहीं जाइएगा, ये सीरियल नंबर है, ठीक है। आप केवल जो है ईयर वाइज चेक कीजिएगा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इस असेंबली से रिलेटेड, अगर कोई और क्वेश्चन बन सकता है क्या। तो देखिए, असेंबली जो है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाया गया था, यानी संविधान सभा जिसे बोलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। पहुंचा कब था इंडिया में? इंडिया में पहुंचा था 3 मार्च को, ठीक है। कहीं कहीं इस डेट से लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि कहीं दिखाया जाता है कि नहीं 1946 में पहले आया था, लेकिन नहीं। और इस असेंबली में अगर हम बात करें तो कितने लोग जो है इस प्लान के तहत आए हुए थे, तो ध्यान देने वाली बात है, 3 लोग आए हुए थे। एक आए थे हमारे AB अलेक्जेंडर, ठीक है। और दूसरे जो व्यक्ति इस प्लान के तहत आए थे वो थे स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और एक हमारे थे जो उस टाइम भारत के सचिव थे, या अभी भारत के जो मंत्री थे, जिनका नाम था सर पैंथिक लॉरेंस। ये 3 लोग जो थे, जो कैबिनेट मिशन प्लान के जो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और उनका इनका ये काम था कि इंडिया में आए और जितने भी पार्टीज हैं उनको एक साथ कोलैबोरेट करें और एक एक मतलब जो सुचारू ढंग से सत्ता चलाई जा सके उसके अनुसार जो कार्य किया जाए। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और असेंबली बनी थी, तो पहला जो असेंबली की मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ये दो ही मीटिंग इंपॉर्टेंट है। पहली मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरी मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें BN राव जी को जो है संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया था, ठीक है, एडवाइजर बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और राजेंद्र प्रसाद जी को जो है इसमें अस्थाई मेंबर बनाया गया चेयरमैन के तहत, ठीक है, चेयरमैन बनाए गए थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। अब दरअसल बात ये है कि जब 1946 में असेंबली का निर्माण हो गया था, तो ये आगे चल के इसको कितना समय लगा संविधान बनाने में, तो ध्यान देने वाली बात है, टोटल 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और इस 11 सेशन में टोटल जो संविधान बनाने का जो समय लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 24 जनवरी 1950 को सभी असेंबली के मेंबर ने इस पे दस्तखत किए थे, ठीक है। और 26 जनवरी को ये लागू हो गया था 1950 को। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि इसको एडॉप्ट कब किया गया, यानी इसका जो ड्राफ्ट हो गया था, यानी कंप्लीट जो ड्राफ्ट हो गया था, ड्राफ्ट करने के बाद इसको कब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 26 तारीख को किया गया, लेकिन इसको कब एडॉप्ट किया गया, तो एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आएगा असेंबली से रिलेटेड तो ये बता सकते हैं। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वो क्या रीजन था कि 26 जनवरी को ही जो है असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनोग्रेट किया। इसका कारण आप था, आपको पता था 1930 से पहले जो है 1929 का लाहौर सेशन, कांग्रेस का लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज की मांग, जिसके तहत वो 26 जनवरी को ही उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि नहीं, हम 26 जनवरी को ही इस चीज़ को हम अपडेट करेंगे। तो कारण क्या था? द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व इट एज इट इंडिपेंडेंस डे इज 1930। ये वाला सब गलत है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जिसमें ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें होंगी, मैं आपको डिस्कस करते चलूँगा, आप इसके लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है जो पहला हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये इसका ईयर चेंज है। ईयर चेंज क्या है कि अब देखिए कि ये 1994 में पूछा गया था, लेकिन 1990 में भी पूछा गया, फिर 1994 में पूछा गया। यानी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है 4 साल के अंदर। तो रिपीटेड भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसको स्किप नहीं किया हूँ ताकि आपको पता चले कि सीक्वेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं असेंबली से। तो इसका आंसर आपको पता है, आपने देख लिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेट ऑन। ठीक है, तो आपको पता है 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, 26 अक्टूबर का कुछ रिलेटेड नहीं है, 26 नवंबर है, यानी जिस दिन कहा जाता है कि वो डे इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन पहला काम किया हो। पहला काम क्या था, 26 नवंबर को ही हमने इसको अडॉप्ट किया था 1949 को, इसलिए इसी दिन से हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये पूछा गया था 2017 में, 17 में ही पूछा गया था, और 2018 में भी इसको पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच ऑन इज सुप्रीम। देखिए सुप्रीम का बात है, यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, ये सुप्रीम पूछे या फिर सुप्रीम ऑफ लॉ पूछे। ठीक है, सुप्रीम पूछे या सुप्रीम ऑफ लॉ पूछे, ये दोनों का जो आंसर होगा वो एक ही होगा, क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये कब कब पूछा गया था, देखिए यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था 2013 में, और 2001 में बीपीएससी भी ने इसको पूछा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रू पता नहीं है, तो अगर आपको फॉल्स भी पता है तो पहले आप उसको इम्युलेट कर दीजिए। सबको ध्यान देने वाली बात है। आपको पता है कि इंडिया में जो है यूनिटरी गवर्नमेंट चलती है, यानी यहाँ पे जो दो चीजें दी हुई है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दो चीज, फेडरल भी इंक्लूडेड है, यूनिटरी भी है। अगर ये केवल यूनिटरी होता तो चलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, और अमेरिका क्या है, फेडरल है, यानी यहाँ पे स्टेट जो है वो स्ट्रांग होता है, और पावर जो है स्टेट के पास ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो पहला आंसर सही है, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये क्लियर है। ये गलत है, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज फेडरल फॉर्म, ये गलत है, ये भी गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है मिस्टेक करने वाली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट बाय द पीपुल्स, ध्यान देने वाली बात है, ये पीपुल्स पीपल है जो है, ये एमपी प्लस एमएलए का चुनाव मतलब एमएलए के कैंडिडेट को जिताते हैं, यानी विन कराते हैं। और ये एमएलए और एमपी क्या करते हैं, पीएम का चुनाव करते हैं, और ये पीएम क्या करते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री का चुनाव करते हैं। और ये एमपी एमएलए किसको, फिर किसका चुनाव करते हैं, प्रेसिडेंट का। ठीक है, और फिर राज्यसभा का, ध्यान देना। तो इससे रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो नहीं। और जो लोकसभा है उसको क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो ये इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, थोड़ा इसमें आपको दिक्कत आ सकता है, लिख देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1997 में। ठीक है, 1997 में। तो 1997 की अगर हम बात करें तो उसके उस टाइम और इस टाइम में बहुत ही डिफरेंस था। डिफरेंस ये है कि उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। तो फिलहाल कितने हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कितने आर्टिकल्स हैं, और कितने शेड्यूल्स हैं, और कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, जो संविधान का ओरिजिनल कॉपी है, जो संविधान का ओरिजिनल कॉपी है, उसमें 22 पार्ट्स थे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे, और 8 शेड्यूल थे। लेकिन अभी के समय में क्या है, इस 395 में
कुछ और भी आर्टिकल जोड़े गए हैं, जैसे ए बी सी करके अमेंडमेंट के बाद कुछ ए बी सी करके जोड़े गए हैं और भी आर्टिकल्स, ठीक है। तो अब टोटल संख्या कितनी हो गई आर्टिकल्स की? टोटल हो गई है 450 से एबव जा चुकी है, ठीक है। तो फिलहाल के टाइम में कितना है, अब आपको पता ही होगा कि फिलहाल के टाइम में जो है इसमें कुछ इंक्रीजमेंट हुआ है, ए बी सी हमने जोड़ा है, शेड्यूल भी चेंजेज हुए हैं। तो फिलहाल के टाइम में कितने हैं? फिलहाल के टाइम में 25 पार्ट्स हैं और 452 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और 12 शेड्यूल है, ठीक है, 12 शेड्यूल है। तो अब क्या आंसर होगा? देखिए ये कैंसिल हो जा रहा है, ये भी कैंसिल हो जा रहा है, ये भी कैंसिल हो जा रहा है, बच रही है तो मोर देन 400 आर्टिकल्स, ठीक है। अभी के टाइम में 400 आर्टिकल्स, 400 मोर देन 400, 452, ठीक है, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ इस डेट 2019 तक। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सेम क्वेश्चन आपको आ रहा है यहाँ पे। तो सेम क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि एट प्रेजेंट कितने में हो जाएंगे उस टाइम के? एट प्रेजेंट 395। देखिए 2003 का है, 2003 के बाद और भी चेंजेज आए हैं, तो उसके अनुसार जो है ये, ठीक है। तो पहला आंसर, बाकी तीनों में गलत है क्योंकि ये 8 शेड्यूल 23 पार्ट्स, ये तो मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। तो जो अप्रोप्रिएट आंसर होता है उसको हम लेके चलते हैं, तो उसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए गए हैं कि आप बताइए कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने इंट्रीज हैं, यानी कितने सब्जेक्ट हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट लिए गए हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। अगर पूछे कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये दो तो लिए गए हैं इससे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Sorry। तो देखिए यूनियन लिस्ट में तो जो सब्जेक्ट है वो है आपके 97, स्टेट लिस्ट में है 66 और कॉन्करेंट लिस्ट में है 47। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। किससे लिया है? आयरलैंड के संविधान से। तो इसका जो राइट जो कोड हो जाएगा, कोड क्या होगा? पहले का ए, ओके, सी का देख लेते हैं डायरेक्ट, सी का बी, थर्ड का बी, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या आते हैं। इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन आएगा इससे, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूनियन लिस्ट में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए यूनियन लिस्ट में आती है पहले आपकी डिफेंस, क्या क्या आएगा? डिफेंस आता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज को बोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका न्यूक्लियर, उसके बाद इसमें बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग के बाद इसमें है रेलवे, सब यूनियन लिस्ट के पार्ट्स हैं। रेलवे के बाद है आपका पोस्ट, पोस्ट के बाद इसमें आपके हैं पोर्ट, पोस्ट पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह, ठीक है। और जो फॉरेन ट्रेड है हमारा, जो फॉरेन ट्रेड है वो भी यूनियन लिस्ट का पार्ट है। सेंसस, सेंसस भी यूनियन लिस्ट का पार्ट है। उसके बाद करेंसी, करेंसी भी यूनियन लिस्ट का पार्ट है। आरबीआई ये भी यूनियन का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद इनकम, ठीक है, कृषि को छोड़ के, ठीक है, इनकम टैक्स, ठीक है, कृषि को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद ट्रेड टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी जो लगता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब उसका पार्ट है।
और कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपका वॉर एंड पीस, अगर वॉर एंड पीस का बात है तब भी ये इसका पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, ठीक है, तो भी इसका पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है। ये हायर एजुकेशन कौन सा, रिसर्च व रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, R&D का डिपार्टमेंट। ठीक है, हायर में ये आ जाता है। तो ये यूनियन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब स्टेट के देख लेते हैं, स्टेट में कौन कौन से आते हैं। तो स्टेट लिस्ट में देखिए बहुत से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस। उसके बाद इसी में आता है आपका कारागार, यानी आप इसको जेल कह सकते हैं, जेल। जेल के बाद है इसमें लैंड, लैंड के बाद है इसमें पुलिस। ठीक है। पुलिस के बाद जो आपका वेंड्री वाला पार्ट है, यानी पशुपालन वाला विभाग। पशुपालन के साथ आपका है सिंचाई, यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन के बाद गैस, लीकर यानी शराब। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी टैक्स स्टेट में, और है टोल टैक्स, जो टोल टैक्स आप देते हैं वो। उसके बाद है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टैक्स, टैक्स की बात कर रहे हैं, केवल एग्रीकल्चर नहीं, टैक्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो वहाँ के जो मिनरल्स हैं, जिस स्टेट के मिनरल्स हैं, केवल मिनरल्स, न्यूक्लियर्स नहीं, मिनरल्स केवल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो स्टेट लिस्ट के पार्ट्स है। अगला है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में भी इसमें है बर्न एंड डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन जो होता है, डेथ रजिस्ट्रेशन पहला है। ये बहुत बार पूछा गया है, लोग कंफ्यूज जाते हैं ये स्टेट का पार्ट है या फिर कॉन्करेंट का पार्ट है। उसके बाद है इसमें एजुकेशन, और इसमें ही आपका है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बाद है इसमें आपका इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्री के साथ साथ इसमें आपका है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी है ये, वहाँ जो मैंने स्टेट में बताया वो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, तो इसमें आपको कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है कि अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं ये उसके पार्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं। और इसी में आपका आता है न्यूज़पेपर। ठीक है, स्टेट का ही पार्ट्स होता है। बुक्स, प्रिंटर। ठीक है। उसके बाद आता है लैंड, यानी एक्विजिशन ऑफ लैंड, एक्विजिशन कर लीजिए इसको। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफेशन। ठीक है। जस्टिस। ठीक है। और पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है। मैरिज, मैरिज रिलेटेड। ठीक है। और कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है कंकरेंट लिस्ट के पास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये बीपीएससी ने
2005 में पूछा था, मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है पीछे कि कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट का पूछ रहा है कि कॉन्करेंट लिस्ट में इनमें से क्या है। डिफेंस आपका पता है यूनियन का पार्ट है, ठीक है। पुलिस आपका है पता ही है स्टेट का पार्ट है। अब बच गया दो, दो में कंफ्यूजन है, एक एग्रीकल्चर है एक एजुकेशन है। देखिए पहले जो एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट में आता था, पहले जो एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट में आता था, लेकिन जब ये 42 अमेंडमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, तब इसको जो है स्टेट लिस्ट से निकाल के किस में लगा दिया गया, करंट कौन लिस्ट में। हाँ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है डेफिनेटली आपका किसका पार्ट है, स्टेट लिस्ट के पास है। तो ध्यान देने वाली बात है एजुकेशन। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि एजुकेशन को कब कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया स्टेट लिस्ट से निकाल के, तो ध्यान देने वाली बात है कब किया गया था, 42 अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, जो 10th शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है। एक बार इसको गौर से आप देखिए कि क्वेश्चन को जो पहुंच करके उसके बाद इसको अटेम्प्ट कीजिए कि इसमें से 10th शेड्यूल में क्या है। आपको पता है 10th शेड्यूल में यही चीज है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। आर्टिकल कितना है इसका, कब ऐड किया गया था ये पूछता है कब, तो ये ऐड किया गया था 52 अमेंडमेंट 1985 में, ठीक है, 1985 में 10th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रही है, एक बार चेक करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लैंड रिफॉर्म कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ। देखिए लैंड रिफॉर्म का जो केस है ये सबसे पहले आया था, क्योंकि हमने जब रीऑर्गेनाइजेशन करने लगे, हम अपने स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करने लगे, तो हमने देखा कि सबसे बड़ा डिस्प्यूट क्या है, लैंड का। ये लैंड किसका रहेगा, भारत सरकार का रहेगा या फिर जो व्यक्ति हैं उनका रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा या फिर स्टेट को दिया जाएगा, किसके पास रखा जाएगा और किसके तहत जो है इसका निवारण किया जाएगा, ठीक है। तो बाद में कंक्लूजन के बाद ये पता चला कि नहीं, जिस स्टेट का जो लैंड है वो उसी के अंदर आएगा, उसका जो मालिकाना हक है वो उसी को रहेगा, यानी इसके किसके पास दिया जाएगा, स्टेट, यानी किसके में रहेगा, ये स्टेट लिस्ट में रहेगा, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म का जो है वो किस में है, स्टेट लिस्ट में है। और क्वेश्चन अगर पूछे कि ये किस में है एडेड, तो देखिए 9th शेड्यूल में है, ठीक है, 9th शेड्यूल में है। कब ऐड किया गया था, तो कब ऐड किया गया, तो पहला अमेंडमेंट जो था ये लैंड रिफॉर्म के लिए हुआ था 1951 में, ठीक है, लैंड रिफॉर्म के लिए ही पहला अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। पहले इस सीक्वेंस को समझने के लिए पहले ये चीज समझ लीजिए आप, एस 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 डी आर, ठीक है, एस एस डी आर आपको याद रहेगा हमेशा, आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि क्या कौन सा पहले रहेगा कौन सा बाद में रहेगा, ठीक है। इसमें आपको कैसे ढूंढोगे कि कौन सा पहला है कौन सा बाद में है, तो आपको ध्यान होगा इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। पहले मैं एक चीज और बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है क्या है। वो कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, इनटू यहाँ तक मैंने छोड़ दिया, इनटू के बाद अब याद रखना है एस एस डी आर, यानी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक
रिपब्लिक। अब आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट है, एंड टू सिक्योर, क्या क्या सिक्योर करने की बात करता है? टू ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन के लिए क्या क्या सिक्योरिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा? सिटीजन्स, जस्टिस, प्रियम्बल याद करने का तरीका है, जस्टिस के बाद लिबर्टी, लिबर्टी के बाद इक्वलिटी, इक्वलिटी के बाद क्या बोलता है? फैटर्निटी, फैटर्निटी के बाद वो आगे जाता है, उसके बाद बोलता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 वी हेयर बाई अडॉप्टेड द आवर सेल्फ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स इट, ये बोलता है। अब बोलता है कि जस्टिस किसके लिए? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल। लिबर्टी किसके लिए? ऑल थ्रू द एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप के लिए। ओके। इक्वलिटी किसके लिए? स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड द प्रोमोट अमंग दम देल, ठीक है। उसके बाद बोलता है फेटर्निटी किसके लिए? एश्योरिंग द डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमें SSDR को ध्यान में रखना है। तो पहला हमारा क्या है? सोवरन, सोवरन, सोवरन। अब यहाँ कंफ्यूजन होती है, सोशलिस्ट है कि सेकुलर है, तो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। अब SSDR लास्ट में ही मिल रहा है हमें सेकुलर, इसके बाद इसमें कहीं सेकुलर नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, SSDR, ठीक है, SSDR, जी बिल्कुल। हाँ, अब बात आती है कि इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें कुछ चेंजेज आए थे और कौन कौन सा वो टर्म था वो चेंज हुआ था, तो वो एक बार देख लीजिए कि प्रियम्बल में जब अमेंडमेंट हुआ था, हाँ, प्रियम्बल में अमेंडमेंट कब हुआ था? 42th अमेंडमेंट 1976 में क्या क्या जोड़ा गया था? इसमें क्या क्या जोड़ा गया था, कुछ याद? बताइए। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रेट, ये 3 वर्ड्स जुड़े हुए थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ठीक है। अब पूछे कि मूल संविधान यानी ओरिजिनल, ओल्ड संविधान, सॉरी ओल्ड कर रहे हैं, जो ओरिजिनल संविधान है उसमें कौन कौन सा नहीं है, तो उसमें ये सोशलिस्ट नहीं है और ये सेकुलर नहीं है, बाकी सब है, ठीक है, ये 3। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसिडर द फ्लोइंग वर्ड सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेकुलर, द चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड एज गिवन इन द प्रियम्बल। मैंने आपको क्या बताया था? SSSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब देखिए पहला हमारा क्या है? सोवरेन, यानी सी, यानी ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, बच गए 3 ऑप्शन। उसके बाद है सेक, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या है? ए, बस सिंपल सी बात है, बाकी में तो डी है, इसमें भी डी है, तो SSDR को आपको याद रखना है, SSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये 5 चीजें हैं प्रियम्बल में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन क्या है? बस इसका जो फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब ये 1997 में पूछा गया था। अब ये क्या पूछा है कि इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ध्यान, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, या क्वेश्चन फंसा भी सकता है आपको। ये बोल रहा है कि इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको याद करना है सिंपल, SSS
डी आर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। ये मूल संविधान में था, ये किस में था? मूल संविधान में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कब पूछा गया है? 2016 में पूछा गया था। अब पूछ रहा है कि सोशलिस्ट वर्ड जो है वो प्रियम्बल में कब जोड़ा गया, और प्रियम्बल में कब जोड़ा गया? तो आपको पता है 42 अमेंडमेंट 1976, 1976। इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? ठीक है, एक तो सोशलिस्ट जोड़ा ही गया था, तो इसका तो आंसर ये हो गया। सोशलिस्ट के साथ क्या जोड़ा गया था? सेकुलर जोड़ा गया था। ठीक है, सोशलिस्ट के साथ क्या जोड़ा गया था? सेकुलर जोड़ा गया था। ठीक है, सेकुलर के साथ क्या जोड़ा गया था? इंटीग्रिटी जोड़ा गया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कब पूछा गया था? 1994 का ये क्वेश्चन है, बीपीएससी ने पूछा हुआ था पॉलिटी का। द इंडिया हैज पीपुल सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड्स। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या है वर्ड्स? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा डी इसका। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, क्योंकि स्टार्ट क्या ही स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस वन सॉवरेनिटी एंड पीपल ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो एक्सट्रीमली पावर दिया गया इसको, तो इसलिए इसको बोला जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रियम्बल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कब का है? ये भी 1994 का ही क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। तो आपको पता है कि इंडिया के पास क्या है? डेमोक्रेसी का फैक्ट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, डेमोक्रेसी का फैक्ट पूछ रहा है आपसे। को ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए एक बार, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, फैक्ट का पूछने का कारण ये है कि ये जानना चाहता है कि द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, किस पे? द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, फंडामेंटल राइट हैव प्रोवाइडेड। ठीक है, पब्लिक इंजॉय टू राइट चूज, द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्या पब्लिक ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। फंडामेंटल जो राइट है वो किसके द्वारा दिया था? गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी किसके द्वारा है? गवर्नमेंट के द्वारा है। आपके हाथ में एक ही चीज है, वो क्या है? कि आपके पास एक राइट है, राइट टू वोट। ये कोई आपसे नहीं छीन सकता। और ये आपको क्या, ये अगर आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आप गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हो। कब? नेक्स्ट एक्शन। अगर आपको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट सही नहीं है, तो ये आपको जो डेमोक्रेसी क्या है, यहाँ वोट देते हैं सभी गवर्नमेंट, क्या है? डेमोक्रेसी किसको बोला जाता है? डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ भी जनता का शासन है। तो जनता का शासन कैसे होगा? जनता क्या करती है? इनडायरेक्टली जो है वोट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? वो हाउसेज में जाता है, हाउसेज में जो है आप उसके लिए लॉज और जो रूल बनाता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। मतलब वो कौन सा साल था जिसपे पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है इंडियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया था? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम बात करें तो आपको याद होगा एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी को बोला जाता है फजल अली कमेटी। तो लार्ज स्केल पर जो है लिंग्विस्टिक स्टेट कब बने थे? 1956 में बने थे। अगर पूछे कि पहला स्टेट 1953 में बना था, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। वो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। और लार्ज स्केल पर कब हुआ था? ये जो फजल अली जो बनी थी 1953 में, और उनके द्वारा जो 1956 में रिपोर्ट दिया गया था, और क्या बताया गया था? 14 स्टेट
और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। सरकार ने इसको माना भी और इस तरह की जो है काम भी किया इस पर। तो ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए। कब था 90। यहाँ पे क्वेश्चन है द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्ड ए मेजोरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए इसके लिए कोई मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको किसी स्टेट को फॉर्म करना है तो इसके लिए कोई मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मेजोरिटी से भी इसको पास कर सकते हैं और अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं होती। आप सिंपल चीज जो है एक बिल लाइए और बिल को जो है पास कराइए। बिल पास होने के बाद जो है उस स्टेट के नाम से वो एक्ट बन जाएगा, स्टेट एक्ट। ठीक है, तो बार बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं। हाल ही में आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर का जो केस हुआ था उसमें हमने अमेंडमेंट नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ, बट एक बिल पास कराया हमने। बिल पास होते ही उसको हमने अपने 370 को हटा दिया। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है 2/3 मेजोरिटी चाहिए फिर इसको पास करनी, सिंपल मेजोरिटी से भी इसको किया जा सकता है। ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली इज एन, यहाँ पे देखिए 1977 का क्वेश्चन है। तो 1977 का क्वेश्चन है, तो कुछ साल पहले ही कुछ दिल्ली के साथ ऐसा हुआ होगा। देखिए दिल्ली को एक स्पेशल जो है एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है। ठीक है, और इसको एक स्पेशल दर्जा भी दिया गया है। इसको दर्जा दिया गया है एनसीटी का, एनसीटी दिल्ली का। ठीक है, आप इसको एनसीआर मत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एनसीआर दूसरा चीज़ है और एनसीटी दूसरा चीज़ है। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। तो ये क्या है, यूनियन टेरिटरी। अगर पूछे कि इसको कब स्पेशल स्टेटस दिया गया था, तो इसको स्टेटस दिया गया था, वो टाइम था 69th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 1991 वाजपेयी जी की सरकार के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि द सिक्किम बिकेम स्टेट ऑफ इंडिया अंडर। देखिए सिक्किम को दो बार, सिक्किम को स्टेट बनाने के लिए संविधान में 2 बार अमेंडमेंट किया गया है। एक तो अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट करके इसको एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। ठीक है, एसोसिएट के बाद इसको फुल फ्लेज बनाया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपको लगेगा कि इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जब सिक्किम को स्टेट बनाया गया था, ठीक है, तो सिक्किम को स्टेट बनाने के लिए 36th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और एक आर्टिकल जोड़ा गया था 2A। ठीक है, 2A ये कब किया गया था, ये अमेंडमेंट हुआ था 1975 में। बट यहाँ पे 36 नहीं है, 35 है। तो मैं इसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ। 35 में एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ के जो पीपल्स थे वो बोलने लगे कि नहीं, हमें इंडिया के साथ रहना है। तो क्या किया गया कि एक अमेंडमेंट किया गया था 35th अमेंडमेंट करके। ठीक है, सिक्किम को अपने देश में मिलाया गया और उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न रखा गया। और उस स्पेशल प्रोविज़न कौन सा रखा गया, आर्टिकल 2A को जोड़ा गया और उसमें जोड़ के एक एसोसिएट राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखिए एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया, इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया। उसके बाद क्या किया गया, उसको 36 अमेंडमेंट में फुल फ्लेज उसको जो है स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो अगर पूछे कि एसोसिएट कब बनाया गया था, तो बनाया गया था 35 में, फुल 36 में, यानी 35 कब होगा 1974 में। तो कई बार आंसर यही आता है, 1974 का ही आता है, एसोसिएट का ही आता है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा, स्टेट पूछ रहा है या फिर एसोसिएट पूछ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है 36 अमेंडमेंट तो 36 ही चल लेके, ठीक है, नहीं है तो 35 लेके चलना है। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा है। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि सिक्किम को एसोसिएट राज्य बनाने के लिए संविधान में कौन सा स्पेशल प्रोविजन जोड़ना पड़ा, अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा, जबकि हमें पता है कि स्टेट को अपने अंदर मिलाने के लिए सिंपल मेजोरिटी से ही चल सकता है काम। तो नहीं, क्योंकि इसके स्पेशल स्टेटस देने के लिए आर्टिकल 2A को जोड़ा गया, क्योंकि हमने उस टाइम को है ये फ्री था तो हमने इसको एक्वायर किया था, इसलिए स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया। नेक्स्ट है,
अब कभी कभी पूछता है कि एक बार जो है करेक्ट जो बताइए कि इसमें से पहले कौन शामिल किया गया था, दूसरा कौन शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लीजिए। आपको पता है कि 74 में किसको शामिल किया हमने? सिक्किम। 74 और 75 दोनों रख लेते हैं। कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है। उससे पहले किसको किसको शामिल किया गया? उससे पहले किया गया था नागालैंड को। कब? 1963 में। हरियाणा को कब बनाया गया? 66 में। हरियाणा को कब बनाया गया? 66 में। उसके बाद 66 में हरियाणा बना। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 87 में। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड 2000। 2014 तेलंगाना। उसके बाद पूछ ले मेघालय। तो मेघालय शायद, हाँ, मेघालय बना था 63 में। नागालैंड 63 में और मेघालय 72 में। मेघालय 72 में। ठीक है। अब बच गया राजस्थान 1956 में। महाराष्ट्र 1960 में। और कौन सा रह गया? महाराष्ट्र 1960 में बना था। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मेघालय से पहले 1971 में। ठीक है, 1971 में बना हिमाचल प्रदेश। उसके बाद एक और पूछता है कि एक आपने टर्म सुना होगा ULFA का। ये पूछता है कि इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल थे। तो देखिए, इसमें असम शामिल था। ये कहाँ का था? असम का था। और इससे रिलेटेड फॉर्मेशन से रिलेटेड और कोई स्टेट बच रहा है? नहीं, हो गया। तो याद कीजिएगा, एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। मेघालय 1972, राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, तेलंगाना 2014, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड 2000, अरुणाचल प्रदेश 1987, हरियाणा 1966, नागालैंड 1963। ठीक है, और सिक्किम 1974, एसोसिएट 1975, फुल फ्लेज। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सेपरेट वनांचल स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ बिहार कैन बी मेड पॉसिबल बाय। देखिए, यहाँ पे किसी स्टेट का नाम दिखे, कुछ भी स्टेट ले लीजिए, जैसे मान के चलिए कोई विंध्याचल स्टेट बनाना है बिहार से। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता है कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत, किसके तहत? आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो है हम किसी स्टेट का बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से 2 स्टेट बना सकते हैं, 2 स्टेट की बाउंड्री को हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये सब किसके तहत होता है? आर्टिकल 3 के तहत। और उसके लिए क्या करना होगा आपको? पार्लियामेंट से पास करके आना होगा। और क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। अब यहाँ पे लिखा है पासिंग ऑफ द लेजिस्लेशन स्टेट असेंबली, पासिंग बाय ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर, कंप्लीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेलिटी। देखिए, ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे कहीं प्रेसिडेंट का होता तो फिर एक मिनट के लिए हम सोच सकते थे, क्योंकि कोई भी स्टेट का जो बिल है वो पहले प्रेसिडेंट जो है उसको देगा, किसको? जो हाउस के जो
होम मिनिस्टर हो सकते हैं, होम मिनिस्टर को वहाँ अपॉइंट कर सकता है कि आप इस चीज़ को एक बार देखिए क्या इसको पॉसिबल है कि नहीं। उसके बाद जो है उसको लोकसभा राज्यसभा किसी में प्रस्तुत किया जा सकता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट अगर दिया होता तो सोच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। आर्टिकल 3 के तहत आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रहता तो सोच सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं सोचेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड कम इन एग्जिस्टेंस। मैंने आपको बताया कब आया है, सन 2000 में। कब आया है, सन 2000 में। 87 में कौन आया था, 87 में कौन आया था आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 88 लिखा हुआ है, तो 87 में कौन आया, अरुणाचल प्रदेश। कौन आया था, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सन 2000 की बात कर रहा है, तो सन 2000 में आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा बना, 3 स्टेट बने थे, ठीक है। 3 स्टेट बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार इज एन इंडियन स्टेट वाज फॉर्म इन। अब पूछ रहा है कि बिहार कब बना था, तो बिहार का आपको आइडिया होगा, 1 अप्रैल बिहार दिवस, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। किससे अलग हुए थे, बंगाल से। उस टाइम हमारे अंदर कौन कौन से थे, और बंगाल से कौन अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग होगा फिर, और फिर उसके बाद कौन सा अलग होगा, झारखंड अलग होगा 2000 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन सिटीजन कैन बी ऑब्टेन बाय। ये सिटीजनशिप का बात कर रहा है, सिटीजनशिप कैसे हम ले सकते हैं। देखिए संविधान में बस 5 चीज बताया गया है कि कैसे कैसे क्या करना है, और सिटीजनशिप के लिए एक अलग से रूल है, मतलब अलग से एक अमेंडमेंट किया गया है, एक सिटीजनशिप एक्ट जिसको बोलते हैं 1995। तो सीए 1995 में इसके प्रो जो है, इस 5 के अलावा जो इससे रिलेटेड है वो इसमें बताया गया कि कैसे कैसे क्या प्रोविट रहेगा। तो फाइनली जो इसमें है वो पहला है आपका, कैसे ले सकते हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, नेचुरलाइजेशन। उसके बाद है आपका इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, और एक है आपका रजिस्ट्रेशन। तो ये 5 ही तरीका है जिससे आप जो है सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। हाँ, सिटीजनशिप 3 तरीके से चली जाएगी भी जाएगी। पहला क्या है, पहले आपका रिनंसिएशन, ठीक है, टर्मिनेशन, ठीक है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, और एक है आपका, ये कौन सा है आपका, एक तो हो गया आपका रिनंसिएशन, दूसरा हो गया टर्मिनेशन, और तीसरा होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो ये 3 तरह से जा सकती है और 5 तरह से ली जा सकती है। उसका तरीका क्या होगा, वो सिटीजनशिप एक्ट 1990 सॉरी 1955 में है। इसको अब कई बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, ठीक है। अब तक इसको 9 बार अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब वो 9 बार क्या, एक बार किया गया था 57 में, 57 के बाद 56 में, 56 के बाद 86, 85, 92, 2003, 2005, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में, ठीक है। हाँ, आंसर इसका क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा कैनॉट बी ऑब्टेन, बर्थ से हम कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन से कर सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट इन मनी इन लैंड, मनी इन इंडियन बैंक, जी नहीं ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप ऑब्जर्विंग करते हैं, कोई भी लैंड खरीद लेते हैं, तब आपको मिल सकता है ऐसा, लेकिन किस केस में भी नहीं मिलेगा,
अगर आप कोई मनी डिपॉजिट कराते हैं तब नहीं। मनी डिपॉजिट करने का मतलब क्या, वो तो फिक्स डिपॉजिट, मान लीजिए कोई फॉरेन है वो एफडीआई करा रहा है, या फिर कोई एनआरआई अकाउंट है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। एनआरआई है तो भी तो देश का नागरिक है, लेकिन एफडीआई कोई आया, कोई एक आया आरडी करा लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये 2005 प्री का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्फोर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए बताया आपको आर्टिकल 13। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या करता है, पावर देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू के लिए, जुडिशियल रिव्यू के लिए पावर दे सकता है। यानी आपकी जो है, अगर आपको फंडामेंटल राइट को कोई हानि हो रही है, तो आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट जो है वो भंग हुआ है। और यही चीज़ किस में लिखी है, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल नंबर 32 में, आर्टिकल नंबर 32, और हाई कोर्ट के आर्टिकल नंबर 336 नहीं 326 में, हाई कोर्ट के आर्टिकल नंबर 326 में, और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक है, तो आप जो है फंडामेंटल का रेवोल्यूशन होता है तो आप जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं इसके लिए, आप आइधर तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आइधर हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपके लिए ऑप्शन है, अगर कोई फंडामेंटल राइट को जो है इन्फोर्स नहीं कर रहा है, तो यानी आप उसको वायलेंस नहीं कर रहा है, आपके फंडामेंटल राइट को क्षति पहुंचा रहा है, तो आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल कौन सा है, 226, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कौन सा है, आर्टिकल 32, और फंडामेंटल राइट को एवोल्यूशन के तहत कौन सा है, आर्टिकल 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट हैज बीन प्रोवाइड टू द सिटीजन। किस आर्टिकल के तहत जो है फंडामेंटल राइट सिटीजन को प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको पता होगा कि थर्ड पार्ट थर्ड किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से। आर्टिकल कितना है इसका, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, अगर आर्टिकल 12 से 35, तो इसको सेपरेट बाय डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं भी कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 में कौन कौन से आते हैं। आइए, आपको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो कितने हैं, 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं, पहला है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा हमारे पास क्या है, राइट टू फ्रीडम। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। चौथा हमारा क्या है, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, फिफ्थ है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6, एक और बच गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये है। पहले एक और आता था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी कब खत्म कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दिया 44th अमेंडमेंट 1978, इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, तब जो है इसको खत्म कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी का। तो अब जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन लीगल राइट है। कौन सा राइट है, लीगल राइट है। तो लीगल राइट कौन सा है हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी। अब हमारा लीगल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट नहीं है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं इसमें। अब इसमें आता है कि कौन कौन से आर्टिकल कम कितने हैं। तो पहले देखिए आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35 क्या है हमारा, अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज देखें तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए,
इक्वलिटी की बात करता है 14 से 18 तक, ठीक है, जिसमें 14 से 18 तक बात करता है हमारा इक्वलिटी। उसके बाद जो फ्रीडम है, फ्रीडम बात करता है 19 से 22 तक। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन से जो रिलेटेड है वो हमारा बात करता है 23-24। और उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, रिलीजियस फ्रीडम, वो बात करता है 25 से 28। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, नहीं पहले है, उसके पहले है कल्चरल एंड एजुकेशनल, 29 से 30। रेमेडीज 32 से। इसमें दो आर्टिकल आपको जो नहीं दिख रहे हैं, 31 और 32, ये वही थे राइट टू प्रॉपर्टी वाले, उसको डिलीट कर दिया गया। और डिलीट करके जो है इसको क्या कर दिया गया, लीगल राइट में जोड़ दिया गया। तो ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि द डेप्रिसिएशन ऑफ द फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया है अभी, आर्टिकल 12 से 15, सॉरी 12 से 35, फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक है। 1994 का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सारे बीपीएससी रिलेटेड है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आउटसाइड ऑफ है, जो भी बीपीएससी में है वही क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और सीरियल वाइज आपने देखा, पहले हमने असेंबली से बात करी, असेंबली के बाद से जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो हमने स्टेट के से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए, स्टेट के बाद हमने सिटीजनशिप उठाया, सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट पर बात करें। अभी आगे आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको मिल जाएंगे इसमें, बिल्कुल निश्चित रहिए इस चीज़ के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो है डायरेक्टली कुछ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ मेंशन है हाँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा था, ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बताया था कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 क्या कहता है हमारा, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है। और फ्रीडम किसकी का है, स्पीच और एक्सप्रेशन का। तो सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि यही एक आर्टिकल है जो प्रेस को स्वतंत्रता देता है, क्योंकि जो प्रेस जो है अपनी स्पीच भी जो है आवाज़ें भी उनका मतलब आवाज़ें भी उठाता है लोगों का, और साथ के साथ उनका एक्सप्रेशन क्या रहेगा उनका जो है, तो इसलिए जो है इसको राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस नहीं लिखा है कहीं पे, लेकिन इसके तहत जो है राइट टू फ्रीडम किसके तहत है, इसके लिए एक प्रेस एक्ट बनाया गया जिसमें बताया गया कि आर्टिकल 19 के तहत जो है इनको स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम किसी को भी आवाज़ दबा नहीं सकते उसका, और उसका एक्सप्रेशन हम दबा नहीं सकते, तो आर्टिकल 19 के तहत जो है इसको दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 17 आपको पता है एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी है, ठीक है। तो ये सब ध्यान देने वाले। अब देखिए आर्टिकल 19 ए है, ठीक है, आर्टिकल 19 ए, तो अगर हम बात करें कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है, तो एक इसके लिए एक अलग से आर्टिकल जोड़ा गया है जिसमें लिखा गया है आर्टिकल 19 ए, इसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसको डिस्क्राइब किया गया है, और इसी डिस्क्रिप्शन में जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस का नाम आ जाता है, ठीक है। इसी में जो है फ्रीडम ऑफ डायरेक्टली कुछ जो है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि नहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसमें मेंशन ही नहीं, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट को या फिर किसी गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ एबोलेंस हो रहा है तो वो उस पर देख सकती है, ठीक है। हाँ, इसको स्पेशल प्रोविजन भी बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है, आर्टिकल 1(a) के तहत है। और आपको पता होगा कि ये ऐसा क्यों ऐसा किया गया, तो ज़्यादा नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट बोला था, एक केस हुआ था, वो एक पेपर कंपनी थी सक्कल पेपर प्राइवेट लिमिटेड,
वर्सेज इंडियन गवर्नमेंट के साथ केस हुआ था, तो उसने बोला था कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी पे दबाव नहीं बना सकते कि वो ऐसा कुछ छाप नहीं सकता, ऐसा कुछ कर नहीं सकता, आप ऐसा कुछ मटेरियल नहीं निकाल सकता, तो फिर हमारी आज़ादी किस बात की, हमारे फंडामेंटल राइट किस बात के। तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है और एक्सप्रेशन भी दिया गया है, तो इसके तहत जो है प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सके और जनता की बात भी सुन सके। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन किया गया था आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नॉट ए फंडामेंटल राइट। आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट अब ये नहीं रहा है। ये कब से नहीं रहा है, यह मैंने आपको बताया था 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तब से इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, हाँ लीगल राइट है। क्या है? लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट है, क्योंकि आर्टिकल एक है 300A। 300A में बोला गया है कि ये लीगल राइट है और इसको जो है आप सेव कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी, आप इसको सेल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन अगर सरकार की ज़रूरत हो तो आपको बताएगी कारण कि आपकी प्रॉपर्टी किस लिए ली जा रही है और आपको उसका उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। ठीक है।